हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, PIB डेली प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग कौन सी महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने वाले हैं। पहली खबर है राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के। दूसरी खबर में हम लोग राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में बातचीत करेंगे। तीसरी खबर में आयोडीन अल्पता दिवस के संदर्भ में बातचीत की जाएगी। चौथी खबर नसीम अल बहर अभ्यास से जुड़ी हुई है। और पांचवी खबर में कर्मयोगी सप्ताह के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही उड़ान योजना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, इसके संदर्भ में भी हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि PIB डेली प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीके से कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते रहे हैं, वो इस आधार पर पूछे जाते रहे हैं क्योंकि PIB को एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। और इस हिसाब से ये ध्यान रखिएगा कि PIB में जो समाचार आते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा से टकरा सकते हैं, इसलिए इसको ज़रूर सावधानी से इसको देखिएगा, समझिएगा। और इसके बिहाफ में यदि आपकी तैयारी होती है तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिल सकता है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। PIB डेली प्रोग्राम हर दिन हम लोग मंडे टू फ्राइडे लाते हैं, मैंने पहले भी बताया है। शाम में 6 बजे हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए जो भी PIB में खबरें आती हैं उस पर बातचीत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको ये भी बता दूं कि P2I 2026 बैच की शुरुआत आज से की जा चुकी है, सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 26,999 रुपये में इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। एट प्रेजेंट मेगा फेस्टिवल सेल चल रहा है और इसके जरिए यदि आप इस कोर्स के GS के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं, इस कोर्स में जो भी GS के संदर्भ में आपको बातें बताई जाएंगी वो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकती हैं और इसके जरिए आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी और शानदार और जानदार हो सकती है। तो यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। तो पहली खबर जो है यहाँ पर सामने देखिएगा, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को क्या बनाया गया है भाई, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। और इनके पहले रेखा शर्मा जो हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही थी। ध्यान रखिएगा कि ये जो आयोग है बच्चों, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सांविधिक संस्था है। यानी कि इसका निर्माण अधिनियम के माध्यम से किया गया था। वर्ष 1990 में एक अधिनियम लाया गया और उसी के सौजन्य से यह जो आयोग है गठित किया गया था। और यदि संवैधानिक संस्था होती तो इसका उल्लेख अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता, लेकिन अनुच्छेद के माध्यम से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रहाटकर जी हैं ये 9वीं अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की हुई हैं और इस संदर्भ में इस एक अध्यक्ष के तौर पर उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या फिर जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले पूरा होगा उस समय तक ये उस पद को सुशोभित करेंगी। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि मैंने स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर जो शॉर्ट आता है उस शॉर्ट में भी इस टॉपिक को मेंशन किया हुआ है और वहां पर मैंने उनके बारे में बताया भी है। तो आपको यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उनका नाम क्या है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है और क्या काम हो सकता है, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। देखो, नाम ही है राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि महिलाओं के संदर्भ में कोई भी विषय यदि आता है, महिलाओं की प्रताड़ना को लेकर के, महिलाओं के अधिकार को लेकर के, है ना, घरेलू स्तर पर, समाज के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर, इस स्तर पर कोई भी यदि ऐसा पहलू आता है तो फिर यह आयोग अपने स्तर पर स्वतः संज्ञान लेता है
और देन फिर वह जांच पड़ताल भी करवाता है। वह जो भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जो भी हितधारक रहते हैं, उनसे पूछताछ भी करता है और जो वस्तुस्थिति है उसको जानता भी है और उसके अनुसार वह विकल्प भी प्रस्तुत करता है। तो इस हिसाब से यह जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी भूमिका बहुत अधिक हो जाती है। भारत में महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर, भारत में महिलाओं के अधिकारों के मद्देनजर जो अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा और मानवाधिकार के तौर पर भारत की महिलाओं को मिले हुए हैं, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक निकाय है वह राष्ट्रीय महिला आयोग है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सामने जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये और कोई नहीं, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर जी की तस्वीर है और इन्हीं को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। आगे मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी और कल ही इसके बारे में जो भी जानकारी है वो और आगे प्रेषित होगी। यानी कि आज की तारीख हो गई है 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को ये जो जल पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ये प्रदान किए जाएंगे। इसके बारे में इनफैक्ट मैंने पहले भी PIB डेली प्रोग्राम में चर्चा की हुई है। चूँकि फिर से यह जो टॉपिक है सामने आया है इसलिए हम लोगों ने फिर से यहाँ पर देख लिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को, दूसरा उत्तर प्रदेश को, तीसरे पुरस्कार में गुजरात और पुडुचेरी, इन दोनों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी सवाल बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर जो भारत में जल दिवस का आयोजन किया जाता है वो कौन सा दिन है, या फिर वैश्विक स्तर पर जो जल दिवस का आयोजन किया जाता है वो कौन सा दिन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कई बार इस तरीके से सवाल स्टेट PCS वगैरह में भी पूछा जाता है कि नहीं, तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा विश्व आयोडीन अल्पता दिवस का आयोजन किया गया है 20 अक्टूबर को, यानी कि कल, और इसी के मद्देनजर PIB पर एक टॉपिक आया था। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के मद्देनजर जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को कैसे मजबूत बनाया जाए, यह जो दिवस है इस बात को इंगित करता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि हम आयोडीन की बात करें तो फिर बहुत ही कॉमनली आप जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है कि नहीं। और आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में होनी चाहिए, आयोडीन की मात्रा हमारे खान पान में होनी चाहिए, और यदि इसकी अल्पता होती है, इसकी डिफिशियंसी होती है, तो फिर इससे कई सारे रोग भी हो सकते हैं। तो इस बात का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और यह जो एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कितने से कितने एज ग्रुप में कितनी माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता प्रतिदिन होनी चाहिए। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, बल्कि PIB पर चूंकि ये चार्ट मेंशन किया गया है, इसी के मद्देनजर यहाँ पर आपके लिए भी जानना समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 0 से 59 महीने तक की जो आयु ग्रुप है, आयु समूह है, उनको 90 माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से जो आयोडीन है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 120 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, और 12 साल या उससे अधिक से उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 150 माइक्रोग्राम, और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आयोडीन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है, इसके माध्यम से जो भी ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि आयोडीन संपन्न है, आयोडीन रिच हैं, उसका सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे कि जो सीवीड होते हैं, सीवीड मतलब कि जो समुद्री क्षेत्र में, समुद्र में जो पाए जाने वाले कुछ घास फूस हैं, या फिर जो पाए जाने वाले खरपतवार जैसे जो भी ऐसे वस्तुएं हैं, जो भी ऐसे पादप हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको मैंने केल्प, नोरी, कॉम्बू, वाकेम, इस रूप से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ ही मछली और अन्य जो सी फूड हैं वो भी आयोडीन की कमी को भरने में, उसकी भरपाई करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अंडा खाने पर या फिर जो दुग्ध उत्पाद होते हैं उसका सेवन करने पर आपको आयोडीन
पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। ये आपको जरूर एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान में रखना है। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि आयोडीन संपन्न होते हैं, और इस लिहाज से ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये सीवीड है, सीवीड के तौर पर कई सारे जो इनके अलग अलग टाइप्स हैं, इनके जो अलग अलग किस्म हैं उनको यह बताया गया है। केल्प, नोरी, कोम्बू, वाकेम, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आयोडीन के बारे में मैं आपको और भी बताऊं तो ये थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 का एक आवश्यक घटक माना जाता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में और आयोडीन युक्त नमक में पाया जाने वाला जो आयोडीन होता है वो या सोडियम और पोटेशियम नमक, अकार्बनिक आयोडीन यानी I2, आयोडेट और आयोडाइड सहित कई रूपों में मौजूद होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्चुअली जानकारी होनी चाहिए, कई बार यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना रहती है। जो आयोडाइड होता है वो सामान्य तौर पर उपस्थित होता है, जो पेट में तेजी से अवशोषित हो जाता है और थायराइड द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसका? आयोडाइड का, है ना। तो इस लिहाज से इसको ध्यान में रखना है। अधिकांश अतिरिक्त आयोडाइड का मूत्र के माध्यम से उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि मूत्र के माध्यम से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से जो आयोडाइड की मात्रा है वो हमारे शरीर में संतुलित तौर पर विद्यमान रहती है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आयोडाइड के संदर्भ में या फिर आयोडीन के अलग अलग जो रूप हैं इसके संदर्भ में ये ध्यान में रखिएगा। किस रूप में आयोडीन हमारे शरीर में पाया जाता है? तो आयोडाइड के रूप में, और इसको किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, अतिरिक्त आयोडाइड को किस तरीके से बाहर निकाला जाता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर से भी सवाल बनने की संभावना होती है। साथ ही आयोडीन की कमी से जो होने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो घेंघा, क्रेटिनिज्म, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब जो रोग हैं ये आयोडीन की कमी से होते हैं। इन रोगों में जो कॉमन बातें हैं वो ये कि सामान्य तौर पर बच्चों को इसका असर होता है, बच्चों में मंदबुद्धि की स्थिति, क्रेटिनिज्म जैसी जो स्थिति होती है ना, इसमें तो बच्चे मूक बधिर हो जाते हैं, ना वो बोल सकते हैं बेचारे, ना वो सुन सकते हैं, उनके ब्रेन पर, उनके मस्तिष्क पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, उनके चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है ना। ये सारी जो स्थितियां हैं ये स्थितियां यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। तो आपको बेसिकली जो रोग हैं इनके बारे में ध्यान रखना है कि इन सब रोगों की वजह क्या है? आयोडीन की अल्पता। यदि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाए तो आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। भारत के माध्यम से आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए 1962 में एक राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसी को बाद में 1992 में एक नया रूप दिया गया जिसे राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम नाम दिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो घेंघा है इसी को अंग्रेजी में ग्वाइटर के तौर पर भी जाना जाता है और इसी को गलगंड के तौर पर भी जाना जाता है। गले में जो थायराइड ग्रंथि है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, उसमें विकार पैदा होता है और इसी का नतीजा ये रोग जो है सामने आ जाता है। ये सारी बातें यहाँ पर समझिएगा। जो अगली खबर है, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना के बीच में समुद्री अभ्यास हुआ है जिसे नसीम अल बहर कहा जाता है। कई बार सैन्य अभ्यास को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है कि भाई ये सैन्य अभ्यास किस देश के साथ में हुआ है ना, इस तरीके से सवाल बनता है। तो ये जो फैक्ट है ध्यान में रखिएगा। INS त्रिकंद और डोनियर समुद्री गश्ती विमान जो कि भारत का ही है, इसने 13 से 18 अक्टूबर के बीच में कहाँ पर? तो गोवा के तट पर जो ये अभ्यास है ये नसीम अल बहर के तहत किया है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो कर्मयोगी सप्ताह के संदर्भ में है। देखो ध्यान रखना कि साल 2020 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में जो है मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई थी। मिशन कर्मयोगी के ही माध्यम से जो ये कर्मयोगी सप्ताह है इसको शुरू किया गया है। मिशन कर्मयोगी का मतलब ये होता है कि जो सिविल सेवा क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी क्षमता का विकास लगातार
होता चले, वो लगातार सृजनात्मकता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ में, लगातार इनोवेशन के साथ में पेश आए और भारत में हर स्तर पर हर क्षेत्र में जो भी नवाचार किया जा सकता है, जो भी बेहतर किया जा सकता है, उसके संदर्भ में वो सुझाव दें, खुद भी काम करें, कुछ नई योजनाएं बनाएं जिससे जो उनकी दक्षता है वो और अधिक बेहतर होती चली जाए और साथ ही समाज का भी विकास होता चला जाए। तो इसके मद्देनज़र जो ये कर्मयोगी मिशन है ये साल 2020 में शुरू किया गया था और इसी के आलोक में जो ये कर्मयोगी सप्ताह है इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में जो ये खबर है चर्चा में आई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि देखिए भाई, हम AI के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से जो अपना भारत है इसे और अच्छा कर सकते हैं। जो AI है, जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिकेट करता है, वहीं जो दूसरा AI है वो एस्पायरेशनल इंडिया को भी इंडिकेट करता है ना। तो AI में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको तो हम महत्व देंगे ही। आज का जो युग है ये AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब से जुड़ा हुआ है, ChatGPT से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से जो एस्पायरेशनल इंडिया है यानी कि आकांक्षी भारत, इसका सपना भी देख सकते हैं। आकांक्षी भारत, भारत की आकांक्षा क्या है? भारत की आकांक्षा है साल 2047 तक में विकसित भारत बनने का। और विकसित भारत ऐसे ही तो नहीं बना जाएगा ना, वो हर क्षेत्र में काम करना होगा, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो विद्युत हो, है ना, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, हर स्तर पर काम करने की ज़रूरत होगी। गेटिंग इट? तो इस मद्देनज़र यहाँ पर उन्होंने इसे फोकस किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने RCS उड़ान योजना के तहत 3 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। और जो एक हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, दूसरा हवाई अड्डा है मध्य प्रदेश में रीवा में, और तीसरा जो हवाई अड्डा है वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है ना। यहीं पर इन तीनों का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि RCS उड़ान योजना जो है, RCS का मतलब क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। और इसी योजना के संदर्भ में जानकारी मिल रही है कि 8 वर्ष पूरा होने के उत्सव के में यह जो 3 हवाई अड्डे हैं इनका विकास किया गया है। और इसी संदर्भ में यह खबर भी चर्चा में आई है। 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली RCS उड़ान योजना का उद्घाटन किया गया था और प्रधानमंत्री महोदय ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार समर्थित पहल के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। यह जो योजना है ये राष्ट्रीय नागर विमानन नीति यानी NCAP 2016 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। साथ ही दोस्तों एयरलाइन ऑपरेटरों को इसके माध्यम से एक स्थायी व्यवसाय मॉडल शुरू करने और विकसित करने में मदद भी मिलती है। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी इस योजना के तहत मुहैया करवाई जा सकती है। तेजी से बढ़ रहे पर्यटन क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कंट्रीब्यूटर की भूमिका भी जो यह उड़ान योजना है यह निभाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक, जर्नी फ्रॉम हवाई चप्पल टू हवाई जहाज, ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है भाई, ध्यान रखना है। गेटिंग इट? तो ये आज के PIB डेली प्रोग्राम की कुछ महत्वपूर्ण खबरें रहीं। मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। लगातार आप PIB डेली प्रोग्राम में इन खबरों को जरूर देखते रहिएगा, इससे रिवीजन करते रहिएगा, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप P2I 2026 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेगा फेस्टिवल सेल वर्तमान में चल रहा है। इसके जरिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करके मात्र 26,999 रुपये में एट प्रेजेंट इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ पूछना है, तो फिर इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और आप इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया जो अपडेट है वो भेजता रहता हूं और इसका PDF भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन बॉक्स के तौर पर मैं आपको
आमंत्रित करता हूं ये बॉक्स खरीदने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस सिलेक्शन बॉक्स में कई सारी महत्वपूर्ण किताबें, कई सारे यूपीएससी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको मिल रही हैं। इसके अंतर्गत जो मानचित्र हैं, राजनैतिक और भौतिक मानचित्र, यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है ना, यूपीएससी में आंसर राइटिंग करने के लिए जो उत्तर पुस्तिका आदि होती है, वो सब इस सिलेक्शन बॉक्स का हिस्सा होता है। यदि आप इस सिलेक्शन बॉक्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 4,999 रुपये में एट प्रेजेंट इस मेगा फेस्टिवल सेल के खास मौके पर आप ले सकते हैं। और इसके अलावा तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पीआईबी डेली प्रोग्राम नहीं आएगा क्योंकि कल विरत दुबे सर के द्वारा जो लाइव क्लास चल रही है पेड बैच में, उसको शाम में 6 बजे से शुरू किया जाएगा। तो आप चाहें तो उस बैच को जरूर देख सकते हैं, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि पेड बैचेस में किस तरीके से कोई भी विषय बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। पीआईबी डेली प्रोग्राम में हम लोग मुलाकात करेंगे 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।